दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो निर्मला सीतारमण का जो 5 दिन का टेस्ट मैच था, जिसमें हर रोज़ वो आके अपनी नई नई बातें बताती थी। जो नया स्टिमुलस प्लान है मोदी सरकार का, उसका 5वां अंतिम दिन था, तो वो मैच ख़त्म हुआ। और दूसरा, हमारा लॉकडाउन जो नंबर 3 चल रहा है, उसका भी आज अंतिम दिन है। तो ये दो बातें आज की बड़ी हैं, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो आज का कर्तक लेटर जो है, ये मैं दो बातों से शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं दो बातें इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको जब तक मैं ख़त्म करूँगा समझ आ जाएगा कि दोनों क्यों कर रहा हूँ। तो एक तो बात ये है कि एक रिचर्ड हास हैं, ये अमेरिका के बहुत जाने माने एक स्ट्रेटेजिक स्कॉलर हैं और इस टाइम करीब 17 साल से काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका में, जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन भी छापती है, उसके हेड रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी हैं। उसके पहले वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग थे। बुश जूनियर के स्टेट डिपार्टमेंट में, जब बुश जूनियर राष्ट्रपति थे, तब कोलिन पावेल के साथ, और कोलिन पावेल के सलाहकार भी थे। और वो बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत किताबें वगैरह लिखते हैं। उनकी एक नई किताब भी आई है जिसका नाम है द वर्ल्ड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके पहले भी लिखी थी अ वर्ल्ड इन डिसअरे। तो उनकी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ वो, क्योंकि इतनी बड़ी जानी मानी आवाज़ हैं। उनकी एक ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उस ट्वीट में क्या पूछा है, एक बड़ा पेचीदा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना में दुनिया में जो हो रहा है, ये आपको क्या बताती है कि कौन सी तरह की सरकार अच्छी है या कौन सी तरह का सिस्टम अच्छा है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अच्छा है या डिक्टेटरशिप, तानाशाही अच्छी है। आप देखिए, फिर वो दिखाते हैं अलग अलग देशों के उदाहरण। जैसे कि अगर आप देखें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत अच्छी, कहाँ कहाँ, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, ताइवान में, इन चारों देशों में चारों लोकतंत्र हैं। बहुत अच्छा काम किया उन लोकतंत्रों ने, सबसे आगे बढ़ के इस पर काबू पाया है। लेकिन आप देखिए, मैं इसमें कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो हम और भी देश ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही दिख रहा हूँ जो उन्होंने लिस्ट किए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र ही इतने अच्छे हैं तो अमेरिका में इतना बुरा हाल क्यों है और ब्राज़ील में इतना बुरा हाल क्यों है, क्योंकि दोनों में लोकतंत्र है। तो कैसे हुआ? इसका मतलब लोकतंत्र होना कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सरकार अच्छा काम करेगी जब इतना बड़ा देश के ऊपर क्राइसिस आएगा, इतनी बड़ी चुनौती आएगी। फिर क्या डिक्टेटरशिप अच्छी है? तो आप देखिए, उसमें आप वियतनाम देखिए और चीन भी देखिए। चीन पे हालांकि उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि चीन के आंकड़ों पे हर किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, वियतनाम और चीन, वियतनाम की तो बात सब मानते ही हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये कोरोना वायरस के चुनौती को सामना करके इसको इस समय दबा के, हरा के रख दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि अरे डिक्टेटरशिप ही अच्छी होती है, तानाशाही। तो फिर आप देखिए, ईरान को और रूस को आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आयतुल्लाह की डिक्टेटरशिप इतनी ज़बरदस्त है, और एक इतनी ज़बरदस्त है कि वो लोगों को वो फांसी चढ़ा देते हैं चौराहे पे यूक्रेन के साथ। और एक तरफ पुतिन, जिनको लगता है कि 2036 तक ही अब वो कायम हो गए अपनी पावर में, उनके बराबर कोई नेता नहीं है इस समय दुनिया में अपनी ताकत में। वो दोनों तानाशाही देशों ने इसका बिल्कुल बर्बादी के साथ मुकाबला किया है। तो उनका कहना ये है कि इस बात पे ये निर्भर नहीं करता कि आपका देश एक चुनौती का कैसे सामना करेगा, इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो लोकतंत्र है या तानाशाही है। इस बात पे निर्भर करता है कि आपका नेतृत्व कैसा है और आपका नेता कैसा है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कौन सी? और आप सोचेंगे इन दो बातों में ताल्लुक है आपस में। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी एक कहानी सुनाया करते थे 2013 में, जब वो सारे देश में घूम घूम के अपने आप को पोजीशन कर रहे थे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने का बीजेपी से। तब वो एक कहानी सुनाते थे, और क्योंकि वो बार बार मजाक उड़ाते थे सोनिया गांधी के जो राइट्स वाले प्लान थे, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इन सब का। तो ये राइट बेस्ड चीज़ों का उनका कहना था कि भाई एक किसान जा रहा है कहीं जंगल से, सामने से शेर आ गया, शेर ने कहा मैं तेरे को खाऊंगा। किसान ने कहा खाइयो मत, खाएगा तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। शेर ने कहा कैसे गोली मारेगा, तेरे पास बंदूक तो है ही नहीं। किसान ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास ये सोनिया जी ने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस खोल के दिखा दिया शेर को। तो शेर ने खा लिया उसको। शेर थोड़ा लाइसेंस से डरता है, तो उनका मतलब था लाइसेंस का मतलब
आपको हक दे दिया, राइट दे दिया, इसका मतलब लाइसेंस का मतलब आपके पास में बंदूक नहीं है। ऐसे ही आपको उन्होंने राइट कानून पास कर दिया, इसका मतलब आपको वो चीज़ मिली नहीं है। और फिर जब वो पार्लियामेंट में आए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका वो वीडियो अब आज भी वायरल हुआ है, रोज़ रोज़ वायरल होता है जब भी वो मनरेगा में और पैसे डालते हैं। क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि मनरेगा में आप गाँव के लोगों को, गरीब लोगों को सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए और भरने के लिए पैसे दे रहे हैं। 60 साल के बाद आज़ादी के आपने ये किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी असफलता है। सच्चाई ये है कि आज जो 5वीं खेप निर्मला सीतारमण ने आके रखी स्टिमुलस की, उसमें उसी मनरेगा में 40,000 करोड़ और ज़्यादा डाल दिए गए हैं। तो अगर पहले ये फेलियर था 60 साल के बाद डालने में, तो आज ये 73 साल आज़ादी के बाद भी वही फेलियर क्यों दोहराया जा रहा है? अब या तो वो पहले भी बड़ा जीनियस आइडिया था, अब भी बड़ा जीनियस आइडिया है जिसको मोदी जी आके लेके जा रहे हैं, या वो पहले भी एक फेलियर था, आज भी एक फेलियर है। तो और उसके बाद भी भारत कुछ और कर नहीं पाया, जहाँ था वहीं का वहीं है। इन कहानियों का ताल्लुक मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। अब अगर आप देखें तो भारत ने इस क्राइसिस को कैसे संभाला है। दुनिया भर में बहुत लोग कहते हैं कि भारत ने कोरोना वायरस के क्राइसिस को नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला है, बहुत ज़ोर से संभाला है, बहुत जल्दी फैसला किया। मेरे हिसाब से सटीक फैसला और ठीक समय फैसला था। मैंने कहा भी था उस समय, जो कुछ मैं कहता हूँ बोलता हूँ वो ऑन रिकॉर्ड ही होता है, मैं खुसर पुसर नहीं बोलता हूँ। वो मैंने तब बोला भी था कि अच्छा फैसला है, करेक्ट टाइम में आपने पहले किया होता तो बहुत जल्दी होता, बाद में किया होता तो लेट किया होता। लेकिन जब वो फैसला किया तो आपने ये सोचा था कि ये इतने वर्कर हैं, इनका क्या होगा, इनसे कौन बात करेगा? तो ये मेरा सोचना है, और आज के क्लटर में मैं अपना थोड़ा सा मत भी दे रहा हूँ। मेरा सोचना है कि ये बात लोग भूल गए। उनको वही लगा कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, जो हमारे ऊपर ट्वीट करते हैं, फेसबुक में लिखते हैं, जिनको हम हर जगह देखते हैं, वही भारत है, ये वर्किंग क्लास भारत है। और यह सोचा वो जो गाँव में गरीब बैठे हैं या किसान है वो भारत है। लेकिन ये भूल गए कि एक नई वर्किंग क्लास है, जिसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट भी लिखा था। अगर ये बात पहले अपने सिस्टम में डिबेट की होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गेमिंग करी होती है, तो शायद कोई बोलता कि देखिए सारे वर्कर हैं, इनके लिए आपको कुछ कहना पड़ेगा, और उनसे कहा जाता कि भाई लोग अब जाइए मत, आप यहीं ठहरिए, हम आपके जो काम ठेकेदार हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं, उनसे बात करेंगे कि कुछ आपको तनख्वाह देते रहें, अगर नहीं तो उनके पास होगा तो हम कुछ मदद करेंगे, या हम आपको बाद में पैसे दे देंगे जो अब बैंक में डाला जा रहा है उनके। और या फिर अगर वापस भेजना ही था तो आप एक भाग के ये मत करिएगा कि आप सड़क पे चलना शुरू हो जाए, वाहियात बात है। आप ठहरिए, हम आपके लिए रेलगाड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम आपके लिए बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस देश के पास रेलगाड़ी और बसों की क्या कमी है? आप उनको आराम से एक तरीके से, तब तक वो कैंप में रहते, ट्रांसिट पे रहते, उनके खाने पीने का इंतजाम होता, अपना घर भेज दिया जाता सुबीते से। तो आज भारत की जो दुनिया भर में छिछालेदर हो रही है, मैंने कहा आपसे, भारत की बहुत प्रशंसा हो रही है कि भारत में इतना गरीब देश होने के बावजूद, इतना ज़्यादा आबादी का देश होने के बावजूद इस बीमारी को, इस महामारी को, वैश्विक महामारी को कितनी अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन अब भारत की इस बात पे छिछालेदर दुनिया भर में हो रही है कि अरे ये भारत, यहाँ पे गरीब आदमी सब सड़क पे चले जा रहे हैं, नंगे पैर चले जा रहे हैं, बच्चे उठा के, अपने माँ बाप को उठा के ट्रकों के नीचे आके मर रहे हैं, गाड़ियों के ट्रेन्स के नीचे आके मर रहे हैं। तो ये भारत की छवि को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, जो अवॉइडेबल था। अवॉइडेबल इसलिए था कि इस बात को पहले सोचा गया होता, या उस बात के लिए एक हफ्ता पहले बता दिया होता कि भाई एक हफ्ते के बाद हमारे यहाँ ये लॉकडाउन होने वाला है, तब तक आप इंतज़ार कीजिए, जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनके लिए हम गाड़ियाँ शुरू करेंगे या कुछ करेंगे, या आप वापस मत जाइए, जो भी कहना था। लेकिन ये एक कुछ आदत पड़ गई है, मज़ा आना शुरू हो गया है कि सारे देश को अचानक अचंभित करना है, जिसको कहते हैं शॉक एंड ऑ। वो जॉर्ज बुश ने एक बार इस्तेमाल किया था जब इराक के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन शॉक एंड ऑ, कि सब भचक्के रह जाएं। तो आपने एक बार किया, जैसे आपने नोटबंदी में किया, ठीक है, नोटबंदी क्योंकि आपने सोचा किसी को पता ना लग जाए, लोग छुपा देंगे या लोग बदल लेंगे, मैं मान सकता हूँ। लेकिन हर बात उसी बात में, क्योंकि वो आपको लगता है कि लोग सोचेंगे कि हाँ इस नेता की क्या शक्ति है,
तो उसको कई बार आपको उसकी आदत पड़ सकती है, और वही लगता है अभी हुआ। यही बात अगर 4-5 दिन पहले कह दी होती, और अगर आप सोचें कि सिस्टम को जब किसी बात पे मज़ा आ जाए, नेता को किसी बात पे मज़ा आना शुरू हो जाए, अरे मेरी क्या शक्ति है, तो फिर वो आसानी से बदलता भी नहीं है, ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब उसके आसपास कोई बताने वाला भी ना हो कि साहब आप ऐसे मत कीजिए। अब देखिए, आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का। प्रधानमंत्री ने कहा था अपनी स्पीच में एक हफ्ता पहले कि लॉकडाउन 4 अलग तरह का होगा बहुत। अब क्या अलग तरह का होगा? अगर वो लोगों को बताएंगे लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन की रात को या नए लॉकडाउन 4 के पहले दिन, तो ठीक है आप बताएंगे, लेकिन अगर आप 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले बता देते तो उसमें क्या नुकसान था? इसमें कोई ऐसा सीक्रेट नहीं था कि पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि बालाकोट के ऊपर ही आके बॉम्ब गिरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, और उसमें कुछ बदलना भी होता, आप बदल सकते हैं उसको बाद में। उससे क्या होता कि लोग तैयार हो जाते, या अगर आप ये भी कहते कि हम ये एक्टिविटीज़ खोलने वाले हैं लॉकडाउन 4 में, तो हो सकता है कि बहुत ऐसे वर्कर्स जो अब वापस जा रहे हैं और सड़कों के ऊपर हैं लाखों की तादाद में, अभी भी शुरू हो रहे हैं। अभी भी अब दिल्ली में भी कहीं जाइए, मुंबई कहीं जाइए, अभी भी लोग सिर पे सामान उठा के अभी भी निकल रहे हैं। मैं भी आज दिन में निकला था, मैंने देखा दक्षिण दिल्ली से ही इस टाइम लोग सामान उठा के जा रहे हैं बाहर यूपी की तरफ। तो ये कम से कम बहुत लोग शायद सोचते हैं कि अरे मेरी दुकान जिस हलवाई के यहाँ मैं काम करता हूँ वो तो परसों खुल जाएगी, तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपने देशवासियों से हर चीज़ आप सीक्रेट रखनी शुरू कर दें इस हद तक कि उसका आपको ही खामियाजा भुगतना पड़े, जो कि अब भारत में हो रहा है। तो इसलिए भारत को अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं दो चीज़ों को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ। भारत को अगर हमें रिचर्ड हास की ट्वीट में फिट करना होता तो हम कहाँ करते? अगर कोरोना वायरस की हैंडलिंग है तो भारत उसमें वहीं होता जहां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ताइवान है। कि देखिए भारत एक लोकतंत्र है, गरीब लोकतंत्र है, इतने लोग हैं वहाँ पे 139 करोड़, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह संभाला। क्यों भारत उसमें नहीं है? इसलिए नहीं है कि पिछले 10-15 दिन से भारत की जो छवि है, भारत की जो इमेज है, ये परिभाषित अब नहीं हो रही है ये कोरोना वायरस को नियंत्रण में रखने के लिए। ये इस बात से डिफ़ाइन हो रही है कि भारत में इतने लाखों लोग सड़कों पर चले जा रहे हैं और कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। तस्वीरें आ रही है पुलिस कहीं उनको पीट रही है, फिर तस्वीर आती है कि कहीं ट्रक उलट गया, इतने लोग मर गए, उनकी रोटियां पड़ी हुई हैं, छोटा बच्चा अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी तस्वीरें, इमेजेस दुनिया भर में जा रही हैं। तो ये एक लीडरशिप में फ्लॉ है। सोचने की बात है कि आपको हर चीज़ देश के लोगों से सीक्रेट रखने की, हर बार देश के लोगों को आप अचंभित करते रहेंगे और आपको अचंभित करने की आदत पड़ जाएगी, तो कई बार आप खुद भी उसमें अचंभित हो जाएंगे। जैसा कि अभी ये आउट स्टेशन लेबर जो वापस जा रही है, इसके केस में हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके तब जबकि लोग आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं।